today in fundamental plant pathology में हम बैक्टीरिया क्या होता है और इनकी कैसी बनावट होती है, जनरल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसके क्या है, इसकी बात करनी है आज। तो बैक्टीरिया जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पिछला जो वीडियो बना था उसमें मैंने आप लोगों को कवक के बारे में बताया। कवक से संबंधित सारी चीज़ें उसमें आएंगी। आज हम लोग बैक्टीरिया शुरू करते हैं। तो जनरल मार्फोलॉजी पढ़ने से पहले हम पहले बैक्टीरियम को समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया है क्या या जीवाणु होता क्या है। तो सबसे पहले जीवाणु की डेफिनेशन की बात करेंगे कि जीवाणु क्या होता है। इसकी जब डेफिनेशन हमारी समझ में आ जाएगी तो उसके बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो बैक्टीरिया की जो मोर एंड लेस डेफिनेशन है वो इस प्रकार से बनाई है। बैक्टीरिया आर रिजिड, माइन्यूट, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। जो जीवाणु होते हैं ये बहुत महीन होते हैं, छोटे होते हैं। बैक्टीरियम वैसे तो जनरल बैक्टीरियम का आकार 1 to 3 न्यू माइक्रोन होता है जनरल, लेकिन इस आकार कम और ज़्यादा भी अन्य बैक्टीरिया के शेप एंड सक्रिय बैक्टीरिया केवल, लेकिन जनरली 1 से 3 न्यू जो इनके डायमीटर है जनरल बैक्टीरिया का। लेकिन फिर ये सक्सेना और जो अलग प्रकार के बैक्टीरिया में इनकी अलग हो जाती है, ये वेरी करती रहती है आपस में। तो ये बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट। सबसे प्रमुख बात है कि इसमें मैंने लिख दिया प्रोकैरियोट। आप लोग जानते हैं कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स इसमें लिख दिया कि इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस नहीं होगा, वो न्यूक्लियाइड होगा। न्यूक्लियाइड होगा इसका मतलब कि इस पर न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है, इस सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। So that is prokaryote. So cell wall is absent and nuclear material is covered by a layer. एक ट्रिप्लाइड लेयर होती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल बना रहता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं दे आर इन प्रिमिटिव नेचर, ये आदि प्रकार की होती है, प्रिमिटिव नेचर की होती है। Microscopic prokaryotes, their shell wall made of mucopeptide, and human। इसकी जो सेल वॉल बैक्टीरिया की होती है ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ग्लूकोपेप्टाइड की होती है और म्यूरिन की बनी होती है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। एंड जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। और जो सामान्यता इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, ये एसेक्सुअल होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसलिए बैक्टीरिया को फिजन फंजाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बैक्टीरिया को फिजन फंजाई भी कह देते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन के अन्य मेथड भी हैं,
लेकिन जो सामान्य मेथड है वो बाइनरी फिजन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बैक्टीरिया को समझा कि बैक्टीरिया में ये प्रमुख चीजें होंगी। अब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात आती है, इनकी बनावट के बारे में हमको जानकारी करनी है कि इनके क्या इनके कैरेक्टर है, क्या प्रमुख लक्षण है इनकी बनावट। तो बनावट के लक्षण देखने के लिए एक जीवाणु की शेल का अध्ययन करना पड़ेगा और जीवाणु की शेल बनी हुई है। मार्कोलेक्टर कैरेक्टर के लिए हमको जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल, अब ये क्या हो गया बैक्टीरियल सेल। शेल या जीवाणु कोशिका इसको हिंदी में अब जीवाणु कोशिका में सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि इसमें सेल वॉल जो होती है ये ग्लूकोपेप्टाइड की बनी होती है और ये जो सबसे बाहरी परत बनी हुई है ये शेल ये कैप्सूल है, शिलाइन लेयर या इसको कैप्सूल स्लाइम लेयर या कैप्सूल। स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो सबसे बाहर की तरफ बनी है, ये देख रहे हैं, ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल है। इसके जस्ट नीचे जो थोड़ी डबल दिखाई पड़ रही है, मोटी है और थोड़ी डबल दिखाई पड़ रही है, दैट इज शेल। इसको हम सेल वॉल कह देते हैं। और इसके जस्ट नीचे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको लिखा मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत महत्व होता है क्योंकि इससे बहुत सारे फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते रहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस से जुड़े रहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता क्या है कि जीवाणुओं में, कुछ जीवाणुओं में पिगमेंट पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है लेकिन उनमें हरा पिगमेंट पाया जाता है जिससे कि प्रकाश के साथ क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। तो उनको हम कह देते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस और ये जुड़े रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके साथ साथ इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मीजोसोम होते हैं। मीजोसोम जैसा कि आप जानते हैं कि मीजो मीन्स मध्य में, ये मध्य में होते हैं और जब रिप्रोडक्शन ये जो बना रखा है आप लोग देख रहे हैं, और जब ये बाइनरी फिजन होता है, मैंने क्या कहा कि ये जो बैक्टीरिया में होता है जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो जो इनमें जो बाइनरी फिजन होता है तो फिजन के समय ये शेप का बनाता है। इस तरीके से सेपरेशन करने में ये मीजोसोम काम करते हैं। तो ये मीजोसोम लगभग मध्य में होते हैं और बीच में सेप्टा बन जाते हैं जिससे कि दो डॉटर सेल अलग अलग हो जाती हैं और उनका अलग अलग कोशिका बना लेती हैं। इसमें जो जीवाणु कोशिका है इसमें पॉलीग्लूकान ग्रेन्यूल हुए जो ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहे हैं।
कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है। इस कोशिका के ऊपर पतले पतले फ्रेम भी होते हैं, फ्रेम भी होते हैं, रोमनुमा संरचना होती है जिनको हम फ्रेम भी या पिलाई कह देते हैं। ये पिलाई क्या है? जब रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियम का या जीवाणु का, तो ये सेल को आपस में दूसरी सेल से चिपकने में मदद करती है। ये फ्रेम में है या इनको पिलाई भी कह देते हैं। और फिर इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ये न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है बैक्टीरियम के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर शेल वॉल नहीं होती है, शेल वॉल इज एब्सेंट, इनमें शेल वॉल एब्सेंट रहती है और ये न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। तो इसको लिख दिया है न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब चूंकि इसमें शेल वॉल से ये बना नहीं है, खुला हुआ है। और आपको बता दें कि बैक्टीरियम में एक ही क्रोमोसोम पाया, वैसे तो क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता है, वैसे तो क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता है, लेकिन अगर जो पाया भी जाता है इसमें जो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक होते हैं तो उसमें एक पाया जाता है। फिर इसमें बैक्टीरियम में कुछ बैक्टीरियम जो होते हैं उनमें लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोशन ऑर्गन, लोकोमोशन ऑर्गन्स जो होता है इनको फ्लैगेला कहते हैं, फ्लैगेला, फ्लैगेला मींस कसालिका, हिंदी में इसको कहेंगे कसालिका। इन कसालिकाओं के माध्यम से जो बैक्टीरियम होता है ये थोड़ा लोकोमोशन कर लेता है, थोड़ा चल लेता है। तो ये जो कसालिका पाई जाती है जो शेल स्लाइम लेयर के ऊपर होती है या कैप्सूल के ऊपर लगी हुई है, इसको हम कह देते हैं कसालिका। इस कसालिका के माध्यम से जीवाणु गति करता है। तो इतनी चीजें इसमें शेल के बारे में जान लिया। अब इसके थोड़े इतिहास के बारे में भी बात करते हैं कि ये बैक्टीरियम का कहाँ से शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले जब तक माइक्रोस्कोप उपलब्ध नहीं था तब तक ये बैक्टीरियम के बारे में ज्यादा जानकारी थी ही नहीं। बैक्टीरियम के बारे में जानकारी कब हुई? जब सबसे पहले 1675 में एंटोनी वान लीवेनहॉक, ये हालैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, इनके द्वारा माइक्रोस्कोप बनाए गए और माइक्रोस्कोप में इन्होंने बैक्टीरियम को देखा और उसका वर्णन किया। इसके बाद में इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। तत्पश्चात जो आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी के फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ये लुईस पास्चर है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी नहीं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो इसमें थे। इसमें थे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, लेकिन जो मॉडर्न ये इसमें थी बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं, और जो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी,
फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है वो लुईस पास्चर जी को कहा जाता है। और फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉक। ये जो रॉबर्ट कॉक है, इनको फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन दोनों ही वैज्ञानिकों के द्वारा वर्ष 1876 दोनों वैज्ञानिक कौन कौन मैंने बताया? लुई पास्चर, एवं रॉबर्ट कोच द्वारा बताया गया कि पशुओं में जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है, जिसको गिल्टी रोग कह देते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये सबसे पहले प्रमुख खोज की गई थी, जिसमें कि पशुओं में होने वाले गिल्टी रोग को बताया गया कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बाद वर्ष 1878 कौन सा वर्ष मैंने बताया? वर्ष 1878 में अमेरिकन वैज्ञानिक प्रोफेसर टीजे बरेल, अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर टी.जे. बरेल, ये जब इन्होंने गिल्टी रोग कब बताया था? 2 साल पहले बताया था रॉबर्ट पास्चर और रॉबर्ट कॉक ने कि गिल्टी रोग बैक्टीरिया से होता है। इसके जस्ट 2 साल बाद 1878 में अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर टीजे बरेल द्वारा बताया गया कि फायर ब्लाइट पियर एंड एप्पल एक रोग है। फायर ब्लाइट इन पियर एंड एप्पल is caused by bacterium Erwinia amylophora, Erwinia amylophora। मतलब इस रोग से पहले किसी को भी ये पता नहीं था कि जो पौधों में भी बैक्टीरिया के द्वारा रोग लगते हैं। तो ये प्रथम वैज्ञानिक थे अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर टीजे बरेल। इनके द्वारा बताया गया कि नाशपाती एवं सेव में दग्ध अंगमारी रोग, फायर ब्लाइट दग्ध अंगमारी रोग एर्विनिया एमाइलोफोरा नामक बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। दिस इज मोस्ट
ये अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1878 अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर टीजे बरेल डिस्कवर्ड प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इरोनिया एमाइलोफोरा इन 5 लाइट ऑफ ईयर एंड अप्रैल। तो ये यहाँ से पता चला कि ये प्लांट पैथोजेनिक भी बैक्टीरियम हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये बैक्टीरियम तो है, बैक्टीरियम कह रहे हैं। हु फर्स्ट पॉइंट दी नेम बैक्टीरियम, सबसे पहले बैक्टीरियम नाम इसका किसने दिया, तो कोहन नाम के एक साइंटिस्ट थे, कोहन पॉइंट द टर्म, कोहन पॉइंट द टर्म बैक्टीरियम। तो कोहन के द्वारा सबसे पहले बैक्टीरियम नाम दिया गया। इसी में आगे फिर इसकी स्टोरी में चलते हैं। इन 1890 एक साइंटिस्ट थे बिनो ग्रेस्की। बिनो ग्रेस्की जो साइंटिस्ट थे ये स्वाइल के साइंटिस्ट थे और इन्होंने बैक्टीरिया का रोल बताते हुए कहा कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। इन्होंने दोनों प्रकार नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया की खोज की और ये जानकारी दी कि बैक्टीरिया के द्वारा डिनाइट्रिफिकेशन भी होता है और नाइट्रोजन फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारी कृषि के लिए, हमारे जीवन के लिए अब बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंटेशन एंड डीकेइंग का काम होता है। फर्मेंटेशन जैसा कि आप जानते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, पेटवन होता है जो एल्कोहल बनाया जाता है। इसमें फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया का काम लिया जाता है और डीके और प्यूरिफिकेशन, जो कि पेड़ पौधे या जीवांश जितने भी कार्बन होते हैं उनको सड़ाने हटाने का काम में ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं और ये बैक्टीरिया सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। इवन हमारे शरीर के अंदर भी ब्रीथ सेवरल करोड़ बैक्टीरिया, जो हम लोग सांस लेते हैं इसमें करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जब हम सांस को छोड़ते हैं तब भी करोड़ों बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का रोल बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी आज अपने लोगों ने मार्फोलॉजी की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में इनका रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे।